हेलो बच्चों। एक नई सीरीज के साथ हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, नीट के इम्तिहान में आप जानते हैं एन फॉर नीट, एन फॉर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की एक और बुक होती है बेटा जो केवल प्रॉब्लम की बुक निकालता है, जिसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो बेटा वो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है नीट के लिए, मतलब नीट के लिए, जेई के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चनों की शुरुआत होती है वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से होती है, और वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े होते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कठिन होते हैं, अच्छे होते हैं, आईआईटी वाईटी के लिए इंपॉर्टेंट है वह। लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और बेटा बहुत उसमें से पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो उसको मैं तो क्लास में भी कराता हूं, लेकिन एक सीक्वेंस मैं सोच रहा हूं कि उसको एक ऐसी सीरीज बना दूं कि जो आपके लिए काफी लाभप्रद रहे। जब भी आप क्या है भूलें भटकें, तुरंत उस सीरीज को देख लें, ताकि आपको कोई समस्या ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो। जो भूले भटकें त्यों कोई समस्या ना हो। ठीक है भाई, बात समझ रहे हैं? तो यहां पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, और चूंकि 12th वाला इसलिए मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि इस समय हमारे जो बोर्ड भी दे रहे हैं बच्चे, जो 12th के बच्चे हमारे हैं, फाउंडेशन के बच्चे जो हमारे हैं, हाइब्रिड प्रोग्राम के जो हमारे बच्चे हैं, नॉन स्कूलिंग के बच्चे हैं, जो कहीं वो आप बोर्ड भी दे रहे हैं बेटा। तो बोर्ड में भी फिजिक्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 12th वाला सेक्शन पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि ताकि हमारे 12th के बच्चे देखकर उसको बोर्ड में भी जाएं। जरूर देखिएगा बच्चों, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, हर एक चैप्टर का 12-13 क्वेश्चन होता है। ठीक है, मैक्सिमम जो होता है 10-12 क्वेश्चन आपके इस ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पलर से मिल ही जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा भी, देखिएगा नीट 2023 में बोर्ड में कौन कौन क्वेश्चन आया है, आप खुद कहेंगे कि सर हाँ इसी से मिला है। और बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप हमारे साथ इसका रिवीजन बहुत तेजी से कर सकते हैं। जब भी भूलिए तो एक हमेशा आप उसको देख सकते हैं, इसलिए मैं बना रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलो शुरुआत किया जाए। तो बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, कुल बेटा 13 क्वेश्चन इसमें हैं, 13 क्वेश्चन हैं। इसमें 1 ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, मोर देन 1 ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, मोर देन 1 ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन होते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो, शुरू हो गया। ठीक है, इन फिगर 1.30 एग्जाम्पलर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन फिगर 1.30। ये देखिए, ये फिगर दिया गया है, टू पॉजिटिव चार्ज Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग द y एक्सिस, एक्सर्ट ए, ये देखिए एक्सर्ट, ये देखिए ये दोनों प्लस प्लस चार्ज हैं। ये दोनों कैसे हैं बच्चा? हाँ प्लस प्लस चार्ज हैं। देखिए ये दोनों प्लस प्लस चार्ज हैं। तो कहा जा रहा है कि एक्सर्ट ए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द प्लस x डायरेक्शन। ठीक है, ऑन ए चार्ज Q1, मतलब Q1 पे प्लस x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो बताओ बच्चों, अगर इस Q1 पे प्लस x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा? तो इसको आप देख सकते हैं कि ये माइनस होगा। ये देखिए माइनस होगा, माइनस होगा तो इसके और इसके बीच में फोर्स ऐसे हो जाएगा, इसके बीच में फोर्स ऐसे हो जाएगा। अब देख लीजिए नेट फोर्स किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। बोले भैया यही ना होगा? ये देखिए ये प्लस है, ये प्लस कंफर्म है, ये नहीं पता था, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज बोल दिया है क्या, कि ये प्लस एक्स डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये प्लस एक्स डायरेक्शन में है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस एक्स डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये देखिए इधर की तरफ है कि नहीं, इधर की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इफ द पॉजिटिव चार्ज Q द एडेड द फोर्स ऑन Q1। ठीक है, मतलब कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज x,0 पे, ये देखिए x,0 पे एक पॉजिटिव चार्ज ऐड किया जा रहा है। तो बोलो बच्चा, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ ऐड करोगे, यहाँ देखो अगर पॉजिटिव चार्ज ऐड करते हो तुम, तो पॉजिटिव चार्ज ऐड करते हो बच्चा, तो पॉजिटिव चार्ज अगर ऐड करते हो, ये देखो पॉजिटिव चार्ज ऐड करते हो, तो ये बताओ इस प्लस और इस माइनस के बीच कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। बोलो, अगर पॉजिटिव चार्ज आपने ऐड किया तो इस प्लस और माइनस के बीच में कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव। अब अट्रैक्टिव फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ। अब आप देख रहे हो ना, यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, क्योंकि देखो इसके कारण भी फोर्स इसी डायरेक्शन में है,
तो फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करेगा तो अब इसको कौन सा ऑप्शन मारेंगे, शैल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है बेटा, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं और 100% इससे मिल भी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि नीट 2023 में इसी से एक क्वेश्चन आपका नीट 2023 में डिट्टो पूछा गया था, एकदम कॉपी कर दिया गया था। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, फिगर 1.31। ये देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द बेस्ट गिवन बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाई। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी और कॉन्टिन्यूअस कर्व होते हैं, पॉजिटिव चार्ज से परपेंडिकुलर निकलते हैं और निगेटिव चार्ज पे परपेंडिकुलर एंटर करते हैं। तो यहां पर देखो बेटा, अब इन चारों डायग्राम में देखो, वह पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, ये देखो पॉजिटिव चार्ज से परपेंडिकुलर निकलता है, ध्यान देना, और निगेटिव चार्ज पे परपेंडिकुलर क्या करता है बेटा, एंटर करता है। ये देखो निगेटिव चार्ज पे परपेंडिकुलर क्या करता है, एंटर करता है। पॉजिटिव चार्ज से परपेंडिकुलर निकलता है और निगेटिव चार्ज पे परपेंडिकुलर क्या करता है, एंटर करता है। ये देखिए निगेटिव। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहली चीज, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है तो आप जानते हैं कि जैसे अगर यहाँ प्लस चार्ज है तो कोई स्फीयर आपने अगर रखा है तो बताइए इसमें क्या होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज फील होगा और यहाँ क्या चार्ज फील होगा, प्लस। तो इसका मतलब अगर इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी तो इस पर परपेंडिकुलर एंटर करेंगे। देखिएगा परपेंडिकुलर एंटर करेंगे, इसे परपेंडिकुलर एंटर की, यहाँ देखो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, अब इससे जब बाहर निकलेंगे तो भी वह परपेंडिकुलर निकलेगा। तो ये देखिए जब इससे निकलेगा तो अब ये भी प्लस हो गया, तो इससे बाहर निकलेगा तो ये देखिए ये भी परपेंडिकुलर होगा और ये भी परपेंडिकुलर, यहां से यहां देखो 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, फिगर 3 में नहीं प्रेजेंट कर रहा, क्यों, क्योंकि ये देखो परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये जो एंगल देखा जाएगा वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। फिगर 4 में भी नहीं होगा, क्योंकि फिगर 4 में देखो इधर आते हुए प्रतीत हो रहा है, ये देखो ऐसे आते हुए, तो ये तो एकदम नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें चलिए यहां से तो ये सही है, इधर की तरफ आया है, लेकिन इसमें गलत कर दिया है, ये इधर की तरफ आया, इधर की तरफ आएगा नहीं, क्योंकि अगर प्लस चार्ज होगा तो इस वाले फेस पे इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज आएगा और इस वाले फेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इधर की तरफ नहीं आएगा। तो इसीलिए कौन सा सही होगा, बेस्ट, क्योंकि ये इधर की तरफ दिखाया है और इसको भी इधर की तरफ दिखाया है, तो कौन सा सही होगा, ए वाला सही होगा। ठीक है, फिर आ जाओ, देखो बेटा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 1.3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एसेज। तो आपने गॉस थ्योरम पढ़ा होगा अच्छे से, गॉस थ्योरम पढ़ा होगा बेटा। गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है भैया, ठीक है, कि क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है। और गॉस थ्योरम में जब आपने पढ़ा होगा कि फ्लक्स जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ सरफेस। ठीक है, जैसे अगर प्लस क्यू चार्ज को चाहे आप गोले के अंदर रख दें, चाहे आप क्यूब के अंदर रख दें, कहीं रख दें, क्यूब के अंदर रख दें, ठीक है, चाहे आप ये इरेगुलर से ये इसके अंदर रख दें, तो भैया सबसे फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब शेप से इंडिपेंडेंट होता है, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, शेप से इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर यहां रख दिया गया, यहां रख दिया गया, यहां रख दिया गया, तो ये देखिए एक ही चार्ज है और कोई चार्ज तो है नहीं, तो इसका मतलब सारे सरफेस से फ्लक्स क्या होगा बच्चा लोग, सेम होगा। ठीक है, इज द सेम फॉर ऑल द फिगर, इज द सेम फॉर ऑल द फिगर, सारे फिगर में क्या होगा, सेम होगा। फिर आ जाओ बच्चा, ये देखो 1.4 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1.4 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1.4 क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि 5 चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5 fixed at their position as shown in the figure, as shown in the figure, as shown in the figure। ये देख लीजिएगा भाई क्या कर रहा है, 5 चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5 fixed at their position as shown in the figure, Gaussian surface, Gauss law is given by E dot ds equal to Q by epsilon naught। तो अब देखो बेटा, आप जानते हो कि गॉस थ्योरम क्या होता है, E डॉट ds इक्वल टू क्या होता है, Q by epsilon naught। तो बेटा ये जो होता है इसको हम लोग RHS कहते हैं, ये देखिए RHS मतलब राइट हैंड साइड, और इसको हम लोग LHS कहते हैं, LHS। तो अक्सर यहां कहा जाता है कि RHS में जो Q होता है वह कौन कौन होता है। तो बेटा ये जो RHS का Q होता है वह क्लोज सरफेस के अंदर के चार्जों के कारण होता है,
मतलब ये जो क्लोज सरफेस होगा, जैसे ये गॉसियन सरफेस ये नहीं है, गॉसियन सरफेस ये है, ये देखिए गॉसियन सरफेस ये है, ये है। तो ये जो Q होता है RHS का, वो क्लोज सरफेस के अंदर के चार्जों के कारण होता है, ठीक है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, LHS की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये देखिए LHS की लेफ्ट हैंड साइड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेफ्ट हैंड साइड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वह सारे चार्जों के कारण होती है, चाहे अंदर के चार्ज हो चाहे बाहर के चार्ज है। क्योंकि आप जानते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ड्यू टू ऑल चार्ज, चाहे कहीं चार्ज होंगे उन सारे चार्जों के कारण होगा, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना, RHS में Q जो होगा केवल अंदर के चार्जों के कारण होगा, और LHS में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह इनके 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 सबके कारण होगा। अब देख लो इसको कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बी वाला, E ऑन द LHS। पहले कॉन्सेप्ट जानते रहो, कॉन्सेप्ट जान जाओगे तो ऑप्शन तो पता ही चल जाएगा। ऑफ द अबव इक्वेशन विल हैव द कंट्रीब्यूशन फॉर ऑल चार्ज, मतलब सारे चार्ज के E के लिए कंट्रीब्यूशन है, while Q on the RHS will have a contribution from Q to Q4 only, ठीक है। मतलब जो RHS का है वह Q2 और Q4 के कारण है। किसके कारण है? Q2 और Q4 के कारण है, ठीक है। तो RHS का जो है Q2 और Q4 के कारण है, बच्चा लोग समझ रहे हैं ना, Q2 और Q4 के कारण है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, तो इस आधार पे बी वाला ऑप्शन है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये भी देखो नीट में आ चुका है, ये भी देखो नीट में बन चुका है। तो बेटा आप जानते हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा होता है, बोलो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा होता है तो उस पे नेट फोर्स क्या होता है, बोलो। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा होगा तो उसमें नेट फोर्स कभी जीरो नहीं होता है। तो यही चीज है, ये जो डाइपोल है इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसमें रखा है, देखिए नॉन यूनिफॉर्म। तो जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा है तो उस पर कोई भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। देख लो इधर डेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर दूर दूर है, तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 है, मान लो यहाँ E2 है, तो E1 इज ग्रेटर देन E2 है। अब देखो इस माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। ये देखो माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा तो इसका मतलब बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या होगा, QE1। ये देखिए हो गया कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। प्लस Q पे फोर्स किधर की तरफ होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये क्या होगा, QE2। ये बताओ ये कौन ज्यादा होगा, QE1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, QE2, ठीक है। तो पहली बात नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, और दूसरी बात ये डाइपोल किधर मूव करेगा, ये डाइपोल इधर नहीं मूव करेगा, क्योंकि ये वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है। तो जब ये वाला फोर्स ज्यादा है तो ये डाइपोल इधर की तरफ मूव करेगा। तो अब देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन है, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यही अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो नेट फोर्स उस पर क्या होता है, जीरो होता। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स फील कर रहा है, चूंकि E1 E2 से ज्यादा है इसीलिए लेफ्ट फील कर रहा है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा बच्चों, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद चलते हैं 1.6 को ध्यान देते हैं। 1.6 क्या कह रहा है बेटा, ये देखिए 1.6 क्या कह रहा है, ये देखिए 1.6, point plus Q charge placed at the distance d from an isolated conducting plate। कोई भी ये देखो आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट है बेटा, ये देखो कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट है, और प्लस Q चार्ज प्लेस्ड एट डिस्टेंस d एंड आइसोलेट, मान लो यहाँ प्लस Q चार्ज रखा गया है, ठीक है। द फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द अदर साइड ऑफ प्लेन इज, मतलब यहाँ पे कह रहा है ये पॉइंट P है, इस पे फील्ड कैसा होगा। तो अब फिर वही काम, पहले ये देखो, ये ध्यान दो कि अगर ये प्लस चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 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 माइनस, प्लस 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 ऐसे फील होगा। तो ये प्लस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे और इस पे परपेंडिकुलर एंटर करेंगे बेटा, ये ध्यान देना, प्लस से निकलेंगे इस पे ऐसे एंटर करेंगे, ये देखिए ऐसे एंटर करेंगे। और फिर ये ध्यान देना, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, जब प्लस आ गया तो यहाँ से फिर बाहर निकलेंगे ऐसे, ये देखो बाहर निकलेंगे ऐसे, ये देखो बाहर निकल। अब देखिए अगर बाहर निकल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कोई ऑप्शन होगा जो बता रहा होगा प्लेन की परपेंडिकुलर है। तो देख लो
डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, मतलब इससे परपेंडिकुलर होगा और इससे अवे होगा, इससे दूर होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया? ए। तो 1.6 का कौन सा हो गया बेटा? ए। अब चलते हैं 1.7 पे बच्चा लोग। आइए 1.7 क्या कर रहा है? ठीक है, ए हेमिस्फीयर इज द यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो देखो बेटा ये कोई हेमिस्फीयर है। हाँ, अब इस पे क्वेश्चन नीट में पूछा भी गया है, ये भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मान लो कोई हेमिस्फीयर हो चाहे चार्ज रिंग हो, दोनों पे एक ही समान होता है। तो सपोज करो हेमिस्फीयर होगा तो इस तरह से होगा इस पे। अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है बेटा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो ये देखिए छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए, यहाँ पे छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए। तो बताइए इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर होगी। इधर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इधर होगी। अब बताओ, अब आप क्या करेंगे? ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? ये देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर की तरफ होगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखिए इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, तो ये वाले कंपोनेंट तो इसको एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसका नेट कंपोनेंट इधर की तरफ होगा। और अगर आप पढ़े होंगे सेमी सर्कुलर रिंग के, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आप जान लीजिए, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या ये क्या होता है? Q/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, पूछा भी जा सकता है, नीट में पूछा भी गया है बेटा। ठीक है, कि E = λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसका डेरिवेशन नहीं बहुत बता रहे हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, इस पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इन दोनों का नेट इधर की तरफ। तो हमेशा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये जो है डायमीटर के क्या आ जाएगी? ये देखिए डायमीटर के क्या जा रही है? परपेंडिकुलर आ जा रही है कि नहीं? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला, परपेंडिकुलर टू डायमीटर, परपेंडिकुलर टू डायमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं 1.8 क्वेश्चन। अब देखो यही क्वेश्चन बेटा नीट 2023 में आया भी था। तो क्यों ये सीरीज आपको पढ़ने की जरूरत है? कोई भी सीरीज, कोई भी बच्चा हो बेटा, इस सीरीज को पढ़े। ठीक है, ये सब सीरीज ध्यान दें, क्योंकि देखिए फिजिक्स तभी आएगी जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, जब आप प्रॉब्लम लगाएंगे। तो बच्चा लोग इस सीरीज को ध्यान से देखें, ये सीरीज आपके लिए बहुमूल्य है, ये सीरीज आपके लिए संजीवनी का काम करेगी। ये सीरीज आप अगर मृत हो चुके हैं तो आपको जगाएगी। ये जो सीरीज मैं स्टार्ट किया हूं, अगर फॉलो कर ले जाएंगे तो बेटा 100% मार्क्स आप क्या फिजिक्स में लेके आएंगे। अब देखो यही क्वेश्चन नीट में आया था 2023 में, मतलब यही क्वेश्चन नीट 2023 में आया था बेटा। जिन बच्चों ने लगाया था कहा सर देखते ही टिक कर दिए, पढ़े ही नहीं, हम जानते हैं। और ऑप्शन भी इनसे किया था, इसमें तो 2 ऑप्शन है, मतलब अब मोर देन 1 ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन वहां एक ही ऑप्शन था। तो कह रहा किसी भी सरफेस के लिए E.ds 0 होता है ओवर ए सरफेस। किसी भी सरफेस के लिए E.ds जो होता है वह क्या होता है? 0 होता है। ये देखिए E.ds 0 ओवर ए सरफेस, देन मतलब किसी भी सरफेस के लिए E.ds 0 होता है ओवर ए सरफेस, देन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर किसी सरफेस के लिए, ठीक है, E.ds 0, तो इसका मतलब या तो इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा, ठीक है, सारे चार्ज बाहर होंगे, या जितनी लाइनें इससे एंटर की होंगी उतनी लाइनें बाहर निकल गई, बाहर निकल गई होंगी। आप जानते हैं कि इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो मतलब 2 कारण हो सकता है। पहला कारण हो सकता है कि इसके अंदर कोई चार्ज ना हो, कोई चार्ज ना हो, ठीक है। दूसरा मतलब कोई चार्ज इसके अंदर ना हो, यहां भले हो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके अंदर कोई चार्ज ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि आरएचएस में जो क्यू होता है वो सिर्फ और सिर्फ चार्जों से क्या है? आता है। तो पहला कारण हो सकता है कि इसके अंदर कोई चार्ज ना हो बेटा, कोई चार्ज ना हो, और जितनी लाइन एंटर करेगी, ध्यान दीजिएगा, उतनी ही लाइन यहां से क्या करे? निकले। जितनी लाइन एंटर करे उतनी ही लाइन यहां से क्या है? निकले भी बेटा। इनकमिंग जितनी है उतनी ही क्या हो? आउटगोइंग भी हो। जितना इनकमिंग हो उतना ही आउटगोइंग भी हो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? ये देखिए सी वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लिविंग, मतलब दोनों की मात्रा समान। और चौथा डी वाला है, ऑल चार्ज मस्ट नेसेसरी बी आउटसाइड द सरफेस, मतलब सरफेस के अंदर चार्ज ना हो, सरफेस के बाहर चार्ज हो। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? 1.8 का, 1.8 का सी और डी। अब चलते हैं 1.9। ये देखिए मोर देन 1 ऑप्शन है। हाँ, ये भी देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज, कह रहा है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। वैसे तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे देखिए किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, तो किसी पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे। यहाँ पे निकालेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐसे। यहाँ पे निकालेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगा, ऐसे। यहाँ पे निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट द पॉइंट, मतलब कोई भी चार्ज अगर उस पॉइंट पे नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन मान लीजिए कोई चार्ज अगर आ जाता है, तो चार्ज आ जाता है तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या हो जाएगा, मतलब एफ बाई क्यू नॉट। मतलब आप देख रहे हैं कि वहां फोर्स का नेचर चेंज हो जाएगा, फोर्स ये हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये। तो चार्ज के आने से यूनिट चार्ज पे फोर्स लगने लगेगा, जिसके कारण अब भैया हो सकता है अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल्सन शो करेगा, निगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्शन शो करेगा। तो जो चीज कंटिन्यूअस हो रही थी वो डिसकंटिन्यूअस हो जा रही होगी। जैसे आप लोग हैं, जैसे आप ही लोग हैं बेटा, कोई भी विघ्न बाधा आप नहीं है, एकदम आराम से पढ़ रहे हो, मेहनत से पढ़ रहे हो, तो कंटिन्यूअस वर्क हो रहा। लेकिन कोई विघ्न बाधा आ गई, पिक्चर देखने लगे, कहीं घूमने लगे, कहीं किसी से प्यार हो गया, अब क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो जाओगे ना। तो किसी चार्ज को अपने लक्ष्य के बीच में मत आने देना। कोई भी चार्ज हो उसको अपने बीच के लक्ष्य में, नहीं तो तुम्हारा हर काम डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर कोई चार्ज आ जाएगा तो याद रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बी और डी दोनों सही है इसमें। ठीक है ना, ये चीज समझ गए ना। तो इससे सीख क्या लेना, हाँ कोई चार्ज बीच में ना आए बेटा, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी पढ़ाई। 1.10। चलो ये भी देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ देयर वेयर ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स, कह रहा कि मतलब एक ही टाइप के चार्ज अगर यूनिवर्स में है तो क्या क्या चीजें होंगी। ई डॉट डी एस नॉट इक्वल टू 0 ऑन एनी सरफेस। अब देखो डिसाइड नहीं किया है, हो सकता है कि चार्ज सरफेस के अंदर भी हो, चार्ज सरफेस के बाहर भी हो। अगर सरफेस के बाहर लिखा होता तब तो ये सही होता, लेकिन अगर मान लो सरफेस के अंदर होगा तो इक्वल टू 0 होगा, तो इसीलिए पहला वाला गलत है। फिर दूसरा लिखा, ये देखो ये स्पष्ट कर दिया, ई डॉट डी एस इक्वल टू 0 इफ द चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस। हाँ अगर चार्ज, देखिए चार्ज अगर इसके बाहर है, देखिए इस गोले के बाहर है, सबसे ज्यादा देख रहे हो इसी पे क्वेश्चन है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पे। तो अगर गोले के बाहर है बेटा, याद रखना अगर गोले के बाहर है चार्ज, गोले के क्या है, बाहर है चार्ज। ये देखिए अगर चार्ज जो है बेटा गोले के बाहर है, ई डॉट डी एस इक्वल टू 0 इफ द चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस, यानी चार्ज अगर गोले के क्या है, बाहर है, तो इसका मतलब पक्का है कि क्या होगा, बी वाला सही होगा। क्योंकि ई डॉट डी एस इक्वल टू, आप जानते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट में बाहर का चार्ज कंसीडर नहीं किया जाता है। ई डॉट डी एस कुड नॉट बी डिफाइन, ऐसा तो है नहीं भाई, ई डॉट डी एस अगर चार्ज है तो डिफाइन होगा, तो इसीलिए सी वाले को गलत मारो। फिर क्या करा, ई डॉट डी एस इक्वल टू, सॉरी 9 नहीं है, क्यू है ये, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इफ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू वेयर इनसाइड। सही बात है, अगर क्लोज सरफेस के अंदर क्यू है बेटा तो चार्ज क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब डी वाला भी सही है, यानी बी और डी इसमें दो सही है। अब चलते हैं 1.11 क्वेश्चन, क्या कह रहा है बच्चा लोग, 1.11 क्वेश्चन। देखिए ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, तो बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिए लास्ट मोमेंट में आपके लिए मल्टीविटामिन का काम करेगा। ये जो 3 महीने का सफर है आपका, 80 दिन का सफर है, इसमें अगर आप हमारे साथ क्या है रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बेटा मल्टीविटामिन का काम करेगा। ठीक है, अब करा कंसीडर ए रीजन इनसाइड which there are various type of charge but the total charge is 0, but total charge is 0, total charge क्या है, हाँ 0 at point outside the region। तो अब ये बताइए अगर टोटल मतलब various टाइप के चार्ज हैं और टोटल चार्ज 0 है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में क्या बैठ रहा होगा, आपके दिमाग में बैठ रहा होगा कि वहां डाइपोल बनेगा। क्योंकि डाइपोल क्या होता है, डाइपोल में याद रखिए वैसे तो कई चार्ज हैं, 1 माइनस 1 प्लस क्यू होना जरूरी है। ये बताइए अगर 1 माइनस 1 प्लस क्यू होना जरूरी है तो इसका मतलब टोटल चार्ज तो पूरे सिस्टम का 0 ही है, लेकिन आखिरकार अगर उनके बीच की डिस्टेंस कम होती है तो डाइपोल वहां बनेगा कि नहीं बनेगा, तो डाइपोल पक्का बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरी 0, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि डाइपोल में तो टोटल चार्ज 0 होता है। क्या डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है क्या, अरे भाई डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 2 kp/r³ होता है,
और बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना होता है, एंटी पैरेलल कितना होता है, Kp अपॉन क्या होता है, R क्यूब होता है। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट तो एकदम गलत बोल रहा है। बी वाला करा द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डाइपोल मोमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। ठीक है भाई, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या हो सकता है, कई चार्जों के कारण, भाई कई चार्ज हैं उसमें, कई चार्जों के डाइपोल के कारण हो सकता है, तो बी वाला उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तीसरा, द डोमिनिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब फॉर लार्ज आर। मतलब लार्ज आर के लिए, हाँ देखिए लार्ज आर है अगर, ठीक है, मतलब डाइपोल की साइज क्या है भाई, देखिए डाइपोल की साइज, देखिए यहां बता रहा है कि डाइपोल तभी बनेगा जब डाइपोल की साइज क्या है, आर से कम होगी। मतलब यल क्या होगा, मतलब इस वाले ऑप्शन में क्या बता रहा, यल लेस देन आर। तो इसका मतलब पक्का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगी, तब जाके सही होगा। देखिए सब बातों को बता रहा। डी, वर्क डन टू मूव ए चार्ज पार्टिकल अलोंग ए क्लोज पाथ अवे फ्रॉम द रीजन विल बी जीरो। तो आप जानते हैं कि भैया क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कंजर्वेटिव फील्ड होती है। तो कंजर्वेटिव फील्ड में अगर आप सर्कुलर पाथ पे चलते हैं तो भैया वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। इसीलिए कौन सा सही है इसमें बेटा, सी और डी सही है। ठीक है, अब आ जाते हैं 1.12। देखिए 1.12 क्या है, रिफर टू द अरेंजमेंट ऑफ चार्ज, रिफर टू द अरेंजमेंट ऑफ चार्ज इन फिगर 1.35 and a Gaussian surface of radius r with q at center, Gaussian surface of radius r with q at center, q कहां दिया गया, सेंटर। देन क्या होगा भैया, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर इज माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक बात याद रखिएगा, जो बाहर का चार्ज 5q है वह आपका फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल अंदर का चार्ज फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, अंदर का। और अंदर के चार्ज, अंदर के सरफेस में कहीं भी चार्ज हो, कोई जरूरत नहीं है, चार्ज यहां हो चाहे यहां हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। हम टोटल चार्ज लेते हैं, न कि चार्ज का पोजीशन देखते हैं। तो फ्लक्स निकालते वक्त अंदर का हम टोटल चार्ज लेते हैं, न हम चार्ज का पोजीशन देखते हैं। तो यहां देखिए -2q है और ये q है, -2q है और q है। तो ये बताओ इसके अंदर का फ्लक्स कितना हो जाएगा, -2q और +q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी क्या हो जाएगा, -q बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट, -q बाई, यानी टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना हो जाएगा, बाहर वाले चार्ज के कारण होगा नहीं। बी क्या कर रहा है, फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द पॉइंट इज -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। मतलब सरफेस पे फील्ड ये होगी। तो बेटा ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर सम होती है सारे चार्जों के कारण। तो मान लो किसी भी सरफेस पे, जैसे इस पॉइंट पे देखोगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, -2q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इधर, और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे कुछ और होगा, यहां पे देखो इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरे सरफेस पे क्या होगी, सारे चार्जों के कारण अलग अलग होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे भी डिपेंड करती है और पोजीशन पे भी डिपेंड करती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है और उनका सम वेक्टर एडिशन से होगा। तो इसीलिए बी वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, सी क्या कर रहा भैया, फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू 5q इज 0। हाँ ये सही करा, क्योंकि आप जानते हैं फ्लक्स में केवल अंदर के चार्ज कंसीडर किए जाते हैं, बाहर का चार्ज नहीं कंसीडर किया जाता है। तो इसका मतलब इसके कारण फ्लक्स क्या होगा, ठीक है, नहीं होगा। डी क्या करा, फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू -2q इज सेम एवरीवेयर। नहीं बेटा, -2q के कारण फ्लक्स सेम नहीं होगा, क्योंकि देखिए फील्ड जो होता है वह पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। तो यहां देखो, यहां -2q से दूरी कम है, यहां -2q से दूरी ज्यादा है, यहां -2q से दूरी क्या है, कम है, यहां -2q से दूरी क्या है, ज्यादा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पोजीशन पे नहीं डिपेंड करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसीलिए -2q ये क्या करा, फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू -2q इज सेम एवरीवेयर, ये गलत कह रहा है। क्या कह रहा है, तो यानी ए और सी सही है, डी क्या है, गलत है। ठीक है, तो 1.12 हो गया। अब चलते हैं 1.13 में बच्चा लोग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 1.13। 1.13 कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखो केवल 13 क्वेश्चन, मात्र 13 क्वेश्चन एक चैप्टर में है। ऐसे ही दूसरे चैप्टर में भी 12, 13, 14 क्वेश्चन है। मतलब बहुत समय 10, 13, मतलब आप
ठीक है, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट में सारे चैप्टरों को इधर से उधर कर सकते हैं, जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं बच्चा लोग इसमें, ठीक है। बस होता क्या है कि नियमित इसको जैसे हम कह रहे हैं वैसे हमारे साथ आप लोग क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। अब क्या कर रहा है बेटा 1.13, पॉजिटिव चार्ज क्यू इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सर्कुलर रिंग। देखिएगा पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सर्कुलर रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब कहा जा रहा है ऑप्शन में, इफ Q is greater than 0 and is displaced away from the center in the blank of ring, the pushed back towards the center। तो अब बेटा थोड़ा सा इसके लिए इक्विलिब्रियम आप लोग जान लीजिए। इक्विलिब्रियम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स 0 होता है तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में बेटा एक और चीज आती है, इक्विलिब्रियम के 3 प्रकार होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, जिसमें स्टेबल और अनस्टेबल से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप स्टेबल इक्विलिब्रियम को जान लीजिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से डिस्प्लेस कर जाए, लेकिन जब फोर्स हटाते हैं तो ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन में आ जाए, उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे उसका एग्जांपल देख लो, मान लो कोई बॉल है, फोर्स लगाएं यहां गया, लेकिन जो फोर्स हटाएं अपने मीन पोजीशन में आ गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। ये देखिए अपने मीन पोजीशन में आ गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे बेटा। ये देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। फिर उसी तरह से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट दिया गया है, इस पे मान लो हम लोग फोर्स लगाएं, तो जिस दिशा में फोर्स लगाएंगे उसी दिशा में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये बेटा अनस्टेबल होगा। जैसे इधर लगाते हैं नीचे गिर गया, इधर लगाते हैं नीचे गिर गया, तो इसका मतलब अनस्टेबल होगा। जिस दिशा में फोर्स लगाएं उसी दिशा में भाग जाए तो उसको अनस्टेबल कहते हैं। अब देखो बेटा यहां आता है ऑसिलेटरी और एसएचएम। तो ये बताओ ऑसिलेटरी कौन होता है, जो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला होता है वो ऑसिलेटरी होता है, और अगर उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो वह एसएचएम भी होता है। क्या होता है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम को आप ऑप्शन में ऑसिलेटरी और एसएचएम में भी टिक कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं टिक कर सकते अनस्टेबल वाले को। ये बताइए अनस्टेबल वाले को हटाएंगे भाग जाएगा तो एसएचएम के रूल को फॉलो करेगा। एसएचएम का मोशन मतलब क्या होता है, मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करे, और वहां रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो एक चीज ये भी याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, कि भैया जो स्टेबल वाला होगा वह ऑसिलेटरी भी होगा, ठीक है, और एसएचएम का रूल भी फॉलो करेगा, लेकिन कब, जब एक्स स्मॉल हो तब, एक्स स्मॉल हो तब। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना बच्चा लोग। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। कहा जा रहा है कि ये पूरा प्लस चार्ज है, पूरा क्या है, ये प्लस चार्ज है। ये देखिए पूरा प्लस चार्ज है, ये पूरा प्लस चार्ज है। आइए देख लेते हैं, पूरा प्लस चार्ज है, देखिए प्लस की चार्ज है। सेंटर पे कहा जा रहा है एक चार्ज क्यू रख दिया जा रहा है। सेंटर पे क्या रख दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, सेंटर पे एक चार्ज क्यू रख दिया जा रहा है। सेंटर पे, हाँ ये देखिए सेंटर पे एक चार्ज क्यू रख दिया जा रहा है, ठीक है। देखो सेंटर पे एक चार्ज हम क्यू रख दे रहे हैं, क्यू ग्रेटर देन 0। सेंटर पे ये देखिए क्यू ग्रेटर देन क्या है, हाँ क्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब प्लस। तो कहा जा रहा है कि अगर हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो अपने पोजीशन में आ जाएगा। जरा देख लेते हैं, मान लो हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, यहां डिस्प्लेस हमने किया, ये बताओ इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस घटी। ये देखो इस पे प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस, तो इनके बीच की डिस्टेंस घटी, तो इस पे रिपल्सिव फोर्स बताओ, रिपल्सिव फोर्स बढ़ा कि नहीं, बोलो प्लस, या ऐसे भी कह सकते हो क्या प्लस क्यू चार्ज किसी प्लस क्यू चार्ज के पास जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है भाई। तो ये जब हम इसके पास इधर करेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा। रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा तो ये अपने मीन पोजीशन में फिर आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन में। फिर इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस करते हैं, फिर देखेंगे बीच की डिस्टेंस घटी, तो ये क्या होगा, रिपल्सन होगा, और फिर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो अगर इस चार्ज को अपने मीन पोजीशन के इधर उधर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये चार्ज अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा है, चार्ज अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा है, चार्ज अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये वाला सही है। बी क्या कह रहा है बच्चा लोग, बी देखिए क्या कह रहा है, बी कह रहा है अगर Q लेस देन 0 हो, तो बेटा Q लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, ये देखिए Q लेस देन 0 का मतलब, ये देखिए Q लेस देन 0 का मतलब क्या है,
इसका मतलब Q निगेटिव है, यानी Q क्या है, माइनस Q है। तो Q निगेटिव है, तो कहा जा रहा है कि Q लेस देन 0 है, तो इट विल नेवर रिटर्न टू द सेंटर एंड विल कंटिन्यू मूविंग टिल हिट्स द स्फीयर। मतलब ये कभी सेंटर पे नहीं आएगा और ये स्फीयर को हिट कर जाएगा। स्फीयर को क्या कर जाएगा बेटा, हिट कर जाएगा। तो कभी नहीं आएगा और स्फीयर को क्या कर जाएगा, हिट कर जाएगा। तो बच्चा लोग देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर Q लेस देन 0 होता है, Q लेस देन क्या होता है बच्चा लोग, 0 होता है। तो अब इसको अगर इधर हम डिस्प्लेस करेंगे तो आप खुद बताइए इनके बीच माइनस और प्लस है, तो ये बताओ अगर कोई प्लस है और माइनस उसके पास जाएगा तो उसको कहेगा तुम घर जाओ, अरे उसको खींच नहीं लेगा। हाँ, तो इनके बीच अब क्या होगा, डिस्टेंस कम हुई और अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगेगा। तो बताओ क्या ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, नहीं। इधर खिसकाएंगे तो अब इनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगेगा, क्या अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, नहीं। तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करोगे वो भी है, तो इसका मतलब बी भी यहां सही है। अब सी देखते हैं। If Q less than 0, it will perform SHM for small displacement along the axis। मतलब एक्सिस का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सिस का मतलब ये वाला डायग्राम, मतलब एक्सिस ये देखो, इस पे प्लस प्लस चार्ज है, ये देखो एक्सिस का मतलब ये हो गया, ध्यान दो एक्सिस का मतलब है। तो अगर माइनस Q चार्ज यहां रखा गया है तो कहा जा रहा है Q लेस देन 0, इट विल परफॉर्म SHM फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्सिस। अगर ये क्या है, ठीक है, माइनस Q चार्ज, तो माइनस Q चार्ज है तो SHM परफॉर्म करेगा। तो खुद सोच के बताओ बेटा, प्लस चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, E इक्वल टू कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। अब बताओ माइनस Q चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो माइनस Q चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, F। अब F इक्वल टू क्या होगा, QE या KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। अब बताओ यह फोर्स इसको मीन पोजीशन की तरफ ले जाएगा और इसके इधर उधर ऑसिलेट करेगा। मतलब यही फोर्स क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। मतलब माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। अब देखो यहां क्या बोला है, यहां बोला x इज वेरी स्मॉल, तो x बहुत स्मॉल है तो एक्स स्क्वायर टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा माइनस KQ अपॉन R पे Q। इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x हो जाएगा। बोलिए रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, माइनस x। और बताइए जहां भी रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x होगा तो इसका मतलब वो SHM के रूल को फॉलो करेगा। यानी ये माइनस Q चार्ज इस मीन पोजीशन के इधर उधर ऑसिलेट करेगा एक्सिस पे, ठीक है। और ऑसिलेशन के साथ साथ वह रिस्टोरिंग को भी फॉलो करा, लेकिन कब, जब x छोटा है तब। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका सी वाला भी होगा, सी वाला भी सही है। अब डी देख लेते हैं, इसमें क्या है डी, आइए भाई डी भी देख लेते हैं, डी ऑप्शन। If Q at the center of ring is unstable equilibrium within the plane of ring Q greater than 0। तो ये देखो अगर Q ये प्लस है, अगर Q प्लस है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हो, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे उसी दिशा में चला जाए, उसी प्लेन में, देखो उसी प्लेन में। तो चलो हम इसको इधर डिस्प्लेस करते हैं, किधर डिस्प्लेस करते हैं, इधर। अब बताओ अगर हम इधर डिस्प्लेस करेंगे तो ये इधर जाएगा, अरे ये भी प्लस है, धक्का देके फिर यहाँ पहुंचा देगा, इसका मतलब स्टेबल हो जाएगा। चलो हम इधर डिस्प्लेस करते हैं, तो इधर डिस्प्लेस करेंगे तो इधर जाएगा, इधर 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 देखो इसको खींच के लाते हैं, आओ तो ये आएगा यहाँ, ये प्लस वाला इसको धक्का देके फिर यहाँ पहुंचा देगा। तो बताओ अगर अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, वह स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इसीलिए डी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। तो कौन कौन इसमें सही हो गया बेटा, ए सही हो गया, बी सही हो गया, सी सही हो गया। तो इस तरह से देखो बच्चों, ये 13 क्वेश्चन हमने क्या है डिस्कस कर दिए। फिर इसी सीरीज के साथ फिर कल मुलाकात होगी आपसे, मिलते रहेंगे हम लोग इस नई सीरीज के साथ, पढ़ते रहेंगे हम लोग, आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग और हम होंगे कामयाब, ठीक है। इसी वर्ष सेलेक्ट होंगे, इसी साल सेलेक्ट होंगे बेटा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू बच्चों।